नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ आपने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, दोनों लॉज आपने पढ़ने के बाद उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले बायो सावर्ट लॉ के तीन या चार एप्लीकेशंस हमने किए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यानी कोई भी लॉ होता है, कोई भी रूल होता है, तो उसका लाभ क्या है, उसके प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस बात को ही आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ दैट लॉ, है ना। कोई भी लॉ हो सकता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ लिया है। आइए एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो मेन हेडिंग आपकी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से इस लॉ का नाम है एम्पियर्स, और ये सर्किट से रिलेटेड लॉ है, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, सर्किटल लॉ। ठीक है, तो मेन हेडिंग क्या है आपकी, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके अंतर्गत देखो फर्स्ट हेडिंग बायो सावर्ट लॉ के कारण फर्स्ट डेरिवेशन आपने क्या था, याद है वो? बायो सावर्ट लॉ के कारण फर्स्ट डेरिवेशन हमने क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ठीक है ना। तो वही डेरिवेशन करना है, लेकिन अब किसके हेल्प से करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। तो आप देखेंगे जो डेरिवेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था उसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से बहुत इजी हो जाएगा। वो देखा है ना आपने, वो डेरिवेशन काफी बड़ा था। तो देखो हेडिंग क्या है, वही मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग वही रहेगी उसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग है, स्ट्रेट भी है, लॉन्ग स्ट्रेट, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी कारण से क्या कहेंगे, करंट कैरी, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर क्लियर है आपको यहाँ पे? तो ये हेडिंग बिल्कुल सेम है जो वहां की। देखो डायग्राम इसका कुछ अलग नहीं बनना, डायग्राम बिल्कुल सेम बनना है जैसे कि आपने वहां बनाया था, कहा एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का डायग्राम आपको याद है, तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे बनाएंगे। तो एक वायर मान लो इनफाइनाइट लेंथ का, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी मानते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ का है तो इनफाइनाइट लेंथ ज्यादा। तो देखो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, इफ वी फ्लो द करंट इन एनी कंडक्टर वायर देयर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ए मैग्नेटिक फील्ड across या around the current carrying conductor wire। तो इसका सेंटर मान लो O, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाएगा, और इस फील्ड को आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये रीजन है, समझो ना, ये क्या है, रीजन है। तो रीजन जो होता है वो एक तरीके से इमेजिनरी रीजन तो है, तो चाहे तो आप इसे डॉटेड बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक सर्किल की शेप का चारों तरफ क्या है, ऐसा रीजन है जिसमें किसका एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर रीजन है, और सर्कुलर रीजन है तो इमेजिनरी तो है, यानी इसके सेंटर से, वायर के सेंटर से इस पॉइंट तक आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस देखो ध्यान देना, रेडियस होगी कुछ, तो रेडियस कितनी मान लो, स्मॉल आर मान लो। बात क्लियर है? आपको एक बात मैंने बताई थी, राइट हैंड स्क्रू लॉ, उसमें ये बताया था, हाँ पेचकस वाला है ना, स्क्रू ड्राइवर है ना, उसे पेचकस कहते हैं। तो पेचकस की नोक जिस साइड होती है उस साइड को करंट रहता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, है ना। और पेचकस को घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में, पेच को कसने के लिए उस डायरेक्शन में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट P है मान लो ये, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनवर्स का मतलब इस तरीके से तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 3D डायग्राम है ना। तो यानी जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है आपका, ये ऐसा नहीं है, कैसे है, इस तरीके से, ठीक है ना। और वायर जो है आपका वो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3D डायग्राम है। अब देख के बताओ, जब इनवर्स दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस तरीके दिखाना पड़ेगा ना, तो वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानते हैं, डायग्राम कोई है ना, बिल्कुल स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना मान लो, डीएल मानते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रल करते हैं ना तो डी ठीक रहता है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है बस ऐसे लिखना है। उसमें डेरिवेशन में क्या किया था हमने, वहां पे जब एम्पीयर सर्किटल लॉ पढ़ा था तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना था बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लेके चले थे, है ना। और उसकी हेल्प से हमने क्या प्रूव किया था, एम्पीयर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड लेके चले थे ना, जो बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से निकाला था आपने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर वायर के कारण, वो कितना होता है इनफाइनाइट लेंथ के लिए, बताओ याद हो तो। B इज इक्वल्स टू, यूज किया था ना, इक्वेशन 1 डाली थी। B देखो तैयार कर दिया करो ना, तभी आगे की क्लास बहुत अच्छे से समझ आती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इसलिए वहां तक पढ़ लिया करो बहुत अच्छे से, नोट्स भी बनाते चलो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स आपको प्रोवाइड है यदि तो फिर आप नोट्स ना बनाए ना, नोट्स बनाने की सीखने की अलग बात है। कई बार क्या होता है ना, नोट्स बनाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन अनायास ही याद हो जाता है, तो नोट्स जरूर बनाया करो, है ना। सुनो ध्यान से, तो मेन बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो बायो सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वो क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, है ना। ए भी ले सकते हो, रेडियस ए लोगे तो ए आ जाएगा, आर लोगे तो आर आ जाएगा। तो वो आपको पता है बायो सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से, तो वही डायरेक्शन आपको प्रूव करना है, लेकिन अब किसके हेल्प से करना है, एम्पीयर सर्किटल लॉ। क्लियर है। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है, देखो एक बार मैं बोल देता हूं, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर of infinite length in which small I current is flowing upwards, ठीक है ना, in which small I current is flowing upwards या in upward direction, कुछ भी कह सकते हो। आगे देखो, because of flow of current, करंट के फ्लो होने के कारण, कोमा, है ना, क्या लिखोगे, there will produce a magnetic field around the conductor wire, ठीक है ना। फिर क्या कहोगे, dl, let dl be the length element, बात क्लियर है। The direction of magnetic field at point B is inverse, ठीक है ना, inverse to the plane, ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, इसके कैसे है इनवर्स, और जो आपका बाइंडर का प्लेन होगा उसके इनवर्स हो जाएगी। तो कोई सा भी प्लेन हो, चाहे बोर्ड का हो चाहे बुक का उसका हो, कॉपी का, दोनों के क्या होगा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स टू द प्लेन लिख देना, बस आगे कुछ नहीं कहना। अब एम्पीयर सर्किटल लॉ की हेल्प से प्रूफ करना है, तो किसे उठा लें, एम्पीयर सर्किटल लॉ को, और प्रूफ करना है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। समझ आ रही बात यहाँ तक, चलो पूछ लिया करो, कोई बात ना समझ। देखो फ्रॉम एम्पीयर सर्किटल लॉ याद है किसी के, बताओ जल्दी, इधर से दिख रहा है, बताओ याद है किसी के, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, ठीक है, ये तो होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको एंगल किस किस के बीच का लेते हैं, वेक्टर B के और वेक्टर dl के। अब देखो वेक्टर B की डायरेक्शन इनवर्स है और dl भी तो उसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखो क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, क्लोज इंटीग्रल, आप एक फॉर्मूला जानते हो, A डॉट B क्या होता है, ए बी कोस थीटा, सबको याद है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, B dl cos 0 आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू I एज इट इज रहेगा, cos 0 1 होता है और B जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, याद है ना आपको, तो ये बाहर आ जाएगा dl, ठीक है। बैठो देखो, तो हम किसके टैप लेंगे, एम्पीयर सर्किटल लॉ की। आप जानते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl म्यू नॉट इनटू I, क्लियर है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, A डॉट B क्या होता है, ए बी cos थीटा, और यहां से आपने समझा थीटा कितना है 0। थीटा 0 क्यों है, क्योंकि थीटा एंगल है वेक्टर और वेक्टर dl के बीच का, वेक्टर भी इनवर्स है तो dl भी इस तरीके से तो है, क्योंकि वायर इस तरीके से है ना, तो इसका छोटा सा पार्ट जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पे कितना है 0। A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, B dl cos 0 म्यू नॉट इनटू I आपका एज इट इज रहेगा,
कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो b तो बाहर पहुंच जाएगा, कांस्टेंट है, और ये क्लोज इंटीग्रल dl बचेगा। कोस 0 आपका 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, बात क्लियर है। ये आपको पता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या बचेगा केवल l। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, कई बार कर चुके हो, यानी कंप्लीट लेंथ और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है सर्किल की वो कितनी है, इसकी सर्कमफेरेंस रेडियस कितनी है r, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दो आप 2 पाई r और ये आ जाएगा q नॉट इंटू आई। ठीक है, तो देखो b कितना आ जाएगा, देखो q नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r। यही तो बताया था मैंने, बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से जो लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड था वो भी यही था, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे, है ना। इसके लिए बहुत आसान है, तो दोनों डायरेक्शन एक ही है, मतलब एक्सप्रेशन एक है, डायरेक्शन का मेथड अलग है। एक बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से और दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। यहाँ तक समझ जाओगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कंप्लीट हुआ। आइए इसके सेकंड एक्सप्रेशन में चलते हैं, थोड़ा समझने का है ना, तो ध्यान देना। तो फर्स्ट तो आपको क्लियर हुआ अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, लेकिन सोलेनोइड की हेल्प से निकालना है। सोलेनोइड का नाम सुना है आपने, सोलेनोइड क्या होता है, देखो सोलेनोइड समझ लो तो पहले ना हेडिंग, इससे पहले आप सोलेनोइड डाल दो। देखो सोलेनोइड क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक नॉन कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग समझते हो ना, ठीक है, इंसुलेटर वाला, इंसुलेटर कह सकते हो आप। तो एक नॉन कंडक्टिंग रोड है, बात क्लियर। तो एक नॉन कंडक्टिंग रोड है, इसके ऊपर कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है। देखो इस तरीके से कॉपर का वायर यदि लपेटोगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये वायर इस पर लिपटा हुआ है, बात क्लियर है। आगे देखो, अब देखो ये जो जा रहा है ये पीछे है ना, इसको ऐसा आ जाएगा आगे, और यहां से देखिए ये ऊपर है। तो ये वायर है, कॉपर का वायर है, यानी इफ सुनो सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी सोलेनोइड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे, इफ ए कॉपर वायर इज बाउंड, समझो ना, इफ ए कॉपर वायर इज बाउंड ऑन ए होलो, ये जो सिलेंड्रिकल रोड है कैसी है, होलो, इज बाउंड, देखो दोबारा सुनो, इफ ए कॉपर वायर इज बाउंड ऑन ए होलो सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रोड। क्लियर है। तो इस वायर में भी करंट फ्लो करा दिया जाए, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन कॉपर वायर, तो देन द सिस्टम इज फॉर्म्ड, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे, इस प्रकार का सिस्टम बनता है, उसे आप क्या कहते हैं, सोलेनोइड। क्लियर है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उस तरीके से हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन समझ आ रही है, देखो ऐसे हो जाएगा ना, फिर ऐसे, ये जो साइड है ये वाली, ये इसके बैक साइड है, समझ पा रहे हो। और फिर ये देखो इस तरीके से करंट यहां से बाहर निकल जाएगा। करंट मान लो कितना है 5, तो इसका मतलब लैंग्वेज सुनो ध्यान से, आप लिख लेना, बाकी नोट्स की हेल्प से लिख लेना। तो क्या, इफ ए कॉपर वायर इज बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंड्रिकल रोड, नॉन कंडक्टिंग है, होलो है, और सिलेंड्रिकल तो देख ही रही है ना, नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है, कोमा, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दैट वायर, तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज सोलेनोइड। सोलेनोइड समझिए ना। तो मेन हेडिंग अब क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनोइड के बारे में। सेकंड जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, एक लॉन्ग सोलेनोइड है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बात क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सुनो ध्यान से, थोड़ा समझने का डायरेक्शन है। सोलेनोइड की एक्सिस होगी इस तरीके से, एक्सिस तो होती है ना,
भाई सेंटर से पास होकर जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं आप? एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस पर देखो ध्यान से मेरी बात, कितने डिस्टेंस मान लो ये वाली, कुछ भी मान सकते हो, मान लो इतनी ले लो, इसकी लेंथ मान ले कुछ, जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ मान लो, हमें नहीं पता कुछ, कितनी मान ले, एल डैश मान ले, और ये जो ये लेंथ है इसे एल मान लो। बात क्लियर है? इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस है आपका कोई, ठीक है? क्या है? इमेजिनरी सरफेस। इस पॉइंट को ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो और इसे डी मान लो। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये क्या है? एक्सिस, यानी एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, निकालना है, ठीक है? तो आपको पता है ये सरफेस है, और जो भी सरफेस होता है उसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानते हैं। अभी वो जो वायर के चारों तरफ क्या था? एक कर्व था ना, क्या था? सर्किल तो था ना, तो सर्किल कर्व तो होता है, उसका लेंथ एलिमेंट कितना माना था? डीएल। इसी प्रकार ये क्या है? ये तो रेक्टेंगल है तो कर्व, लेकिन क्या है? रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल में कर्व है। और एंगुलर सर्कुलर लॉ में मैंने बताया था कर्व की बात होगी, गॉस थ्योरम में किसकी बात होती थी? सरफेस की। तो यहाँ पे सिर्फ कर्व की बात होगी, तो यहाँ पे कर्व कौन सा लिया आपने? रेक्टेंगल। तो इसका लेंथ एलिमेंट मान लो कितना है? डीएल मान लो। सबका डीएल तो मान रहे हैं? बताओ कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका। डीएल लेंथ एलिमेंट मान लिया, और इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कितना है? बी मान लो, वेक्टर बी। तो देखो क्या करेंगे, डायग्राम क्लियर है? एक नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंड्रिकल रोड है, जिसके ऊपर एक तांबे का कॉपर का वायर लिपटा हुआ है, और इस वायर में करंट फ्लो हो गया है। तो ये क्या है? सोलेनोइड है। मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा होगा, डायरेक्शन अभी करंट की डायरेक्शन कैसा होगा? हाँ, करंट की जो डायरेक्शन है वो देखो हमने कैसे मान रखी है? नीचे की तरफ मान रखी है, समझो ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? इस तरीके से पॉइंट यहां मान लो ना भाई, पॉइंट पी मान रहे हो तो यहां मान लो। तो देखो ध्यान दो, अब इस तरीके से होगा ना, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, समझिए? क्योंकि इस तरीके से घुमा रहे हो तो पॉइंट पी पे इस तरफ हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन कैसा है? नीचे की तरफ, देख लो, समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन कैसे होते हैं? कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। बाकी देखो, आप यदि उस साइड से जाकर देखोगे तो करंट ऊपर की ओर होगा, समझो ना? करंट ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इस साइड के जो फेरे हैं, ये टर्न्स जो है ये नीचे की ओर है इनमें करंट, लेकिन उस साइड के जो है उनमें कैसे होगा? ऊपर की ओर। तो फिर क्या दिक्कत है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड उस साइड इधर हो जाएगा। लेकिन डीएल तो आपकी लेंथ है ना, उसे तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, वो तो अपने अनुसार ले रहे हैं। यानी मेन बात क्या है? हमें एंगल कितना लाना होता है? 0, बी के और डीएल के बीच। तो देखो बी के और डीएल के बीच एंगल तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि बी इस तरफ है, तो डीएल भी तो ऐसे ही है, समझो ना? लेकिन इसमें एंगल अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। तो लैंग्वेज देखो क्या है, एक बार लैंग्वेज सुन लो, फिर डायरेक्शन में चलते हैं। क्या कहेंगे? लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल डैश, क्लियर है? ऑफ लेंथ एल डैश। इसकी देखो यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है, वो कितनी मान लेंगे? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या है? यूनिट लेंथ में क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। भाई फेरे इसमें है ना, तो यूनिट लेंथ में मान लो एन है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इधर से दिख रहा है, तो यूनिट लेंथ में कितने हैं? एन। बात क्लियर है? तो देखो मैं इसके लिए कंसीडर करूंगा बस केवल कर्व के लिए। एल लेंथ में कितने टर्न होंगे? एल एन हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगी एल एन। और मैं एक बात कर रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात, एक फेरे में एक टर्न में करंट कितना है? आई। भाई एक फेरे में करंट कितना है? आई। तो देखो जितने फेरे होंगे उसमें करंट उतने ही गुना हो जाएगा ना, उतने टाइम्स हो जाएगा। तो देखो एक टर्न में करंट मान लो आई है, तो 4 में कितना हो जाएगा? 4i। 5 में कितना हो जाएगा? 5i। इसी प्रकार से हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एल लेंथ में तो एल एन है ना, तो इसका मतलब देखो मैं लिख देता हूं तरीके से, क्या कहें? यहां पर लिख रहा है, तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इस बात को मान लो, लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने मान रहे हैं आप? इज स्मॉल एन। यूनिट लेंथ में आपने एन मान लिए, तो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे? सो
नंबर ऑफ टर्न्स इन बोलो स्मॉल एल एन कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, एल की मल्टीप्लाई हो जाएगी एन में। अब देखो ध्यान से मेरी बात, इफ द करंट, जो करंट है किसमें, इन वन टर्न, एक फेरे में जो करंट है वो कितना है, इज स्मॉल आई, सो करंट टोटल जो हो जाएगा, सो करंट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सो करंट इन स्मॉल एल एन, बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, यानी जो आई टोटल है, आई टोटल वो कितना हो जाएगा भाई, एक फेरे में तो एक टर्न में करंट कितना है आई, तो टोटल कितने हैं एल एन, स्मॉल एल लेंथ में जो फेरे हैं टर्न है वो कितने हैं एल एन, तो टोटल एल लेंथ में जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एल एन आई। ये बात समझ में आई है ना, ये तो कविता हो गई। चलो तो यहाँ तक बताओ कुछ बोलो, आई कौन चुनना है? आई एक फेरे में करंट मान रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक फेरे में करंट क्या है, आई तो है, देखो इसमें करंट आई है, इसमें आई है, सब में आई आई करंट है, इसलिए एल लेंथ में जो करंट है वो उतने तो करंट होगा, एक फेरे में कितना है आई, तो जितने फेरे हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फेरे ये टर्न कितने हैं आपके एल एन है, स्मॉल एल एन, तो ये सर इस इतने के लिए है, इतने के लिए तो कर रहे हैं केवल इस कार्य के लिए, तो आई टोटल आपने निकाल लिया। अब किसकी हेल्प लो, एम्पियर सर्किट लॉ की, क्योंकि उसी की तो हेल्प से कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, बताओ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल देखो ध्यान देना, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी, इसे इंटू दी डॉट बोलते हैं ना, और यहाँ आई टोटल लिखो है ना, क्योंकि टोटल वाला लेना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखेंगे आई टोटल, क्लियर है बात है ना, आई टोटल की वैल्यू बताओ कितनी है एल एन आई, और देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका बी डी एल कोस, देखो एक काम करेंगे यहाँ पे, इसे चार भागों में ब्रेक करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, एक बात सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक बार तो ए से बी तक के लिए बात करें, भाई लीनियर इंटीग्रल होता है ना, डीएल आ रहा है डीएल, तो आपको बताया था मैंने कि ये कौन सा इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल, जिसे लीनियर इंटीग्रल भी कहते हैं, लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल पूरे कर्व के लिए नहीं, पहले ए बी के लिए लगा लो, फिर बीसी के लिए, फिर सीडी के लिए, और फिर डीए के लिए, तो इसे चार पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो ऐसे, पहले किसके लिए ए टू बी के लिए, किसके लिए करें ए टू बी के लिए, और यहाँ क्या जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीआर, ए से बी के लिए करें केवल, अब देखो फिर बी से सी के लिए करेंगे, तो क्या जाएगा बी टू सी, अब यहाँ क्लोज इंटीग्रल क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि केवल लाइन के लिए कर रहे हैं ना, लाइन तो क्लोज नहीं है इसलिए, तो क्या आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, फिर बताओ बी से सी हो गया, सी टू डी, इधर यहाँ पे कहां दिख रहा है, देखो यहां तक ध्यान दो, अब देखो क्या करना है, ये जो क्लोज इंटीग्रल है ना आपका, इसे आप चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो पहला पार्ट कौन सा है ए टू बी, दूसरा बी टू सी टू डी और डी टू ए, क्लियर है ना, तो देखो ध्यान से मेरी बात, ये सारा ऐसे रहेगा अंदर का, बाकी बस जो क्लोज इंटीग्रल था वो आपका लाइन इंटीग्रल में बदल जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो है ए टू बी और बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, सारी लाइन तो है, इसलिए ए टू बी, बी टू सी, इसी प्रकार क्या आएगा सी टू डी, क्या आ जाएगा ये तो एलिमेंट रहेगा, और प्लस डी टू ए, ये अंदर वाला एलिमेंट। अब बताओ नेक्स्ट लाइन में क्या करें, देखो क्यू नोट आई टोटल की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, एल एन आई कहां से रखी वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट, अब देखो एक बात सुना, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे है, देखो क्या कहा आपने, ए टू बी जो है ना, ए टू बी एंगल देखो, डीआर भी साइड, बी भी साइड,
तो डीएल के और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से दिख रहा है क्लोज इंटीग्रल नहीं रहेगा, सिंपल इंटीग्रल है जिसे आप क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल। तो ए टू बी कितना आ जाएगा? बी डीएल कॉस 0। बात क्लियर है? लेकिन देखो बी टू सी 90 है, बी टू सी क्या है? 90। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी टू सी बी डीएल कॉस 90 प्लस, फिर आगे चलो देखो सी टू डी क्या आ जाएगा? बताओ। सी टू डी भी क्या आएगा? कोस 0। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पैरेलल। आगे देखो डी टू ए क्या आ जाएगा? बी डीएल कॉस, ये वाली है तो 90 है ना, बी इस तरफ है, डीएल इसका लेना है, तो क्या आ जाएगा? 90। और इज इक्वल्स टू आपका एल इज रहेगा एल एंड आई। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 और कोस 90 की 0। तो 90 वाले तो दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा ए टू बी, दिख रहा है ना यहाँ तक? बी डीएल और प्लस ये खत्म, ये बचेगा क्या है? ये सी टू डी बी इंटू डीएल और बराबर क्या? म्यू नोट एल एंड आई। ठीक है, बात क्लियर है? डीएल की डायरेक्शन में साइड में डीएल की देखो डीएल क्या है? लेंथ है ना, लेंथ को ले रहे हैं ना आप, तो लेंथ तो किसी डायरेक्शन में ले लो आप, समझ लो ना। इस डायरेक्शन में कोस 180 की वैल्यू क्या होती है भाई? कोस 0 की माने कोस 180 की तो -1 हो जाएगी ना, है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, जो आप कह रहे हो कि ये इस डायरेक्शन में ले रहे हो ना इसका डीएल, और वो बी इस तरफ है, तो 180 लोगे, लेकिन ये जो है ना ये वाला टर्म, ये बाद में 0 ही होना है। अभी आप देखोगे तो अब जो 0 होना है उसे माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं इधर से रख कर दूं, इधर से नोट कर लेंगे आप। देखो सुनना मेरी बात को, देखो 0 2 है। आप मुझे एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक दायरा तो होगा, रीजन तो होगा, वो रीजन इतनी दूर नहीं है। और ये जो कर्व में हमने सीडी एज ले रखी है, सीडी लेंथ ये ले रखी है साइड, ये क्या है? कितनी भी दूर हो सकती है। तो इसका मतलब है यदि हम मान के चले कि सीडी जो है एज वो क्या है? काफी दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ तक रहेगा ही नहीं, समझिए ना, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो वैसे खत्म हो जाएगी, चाहे आप माइनस ले लो, पास बनने से फिर खत्म होगा। ठीक है ना। पास मान के कंसिडर नहीं करना, क्योंकि केवल कहाँ निकालना है हमें? सेंटर पर, है ना। ठीक है, तो पास मान के कंसिडर नहीं करना। आगे देखो क्या कहें? इफ CD इज वेरी फार, यदि CD क्या है? काफी दूर है, कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, है ना, बस इतने रहने देगा, वो तो सेंस आ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो C2D है और BDL ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट। लिख देता हूं एक बार, देयर इज नो इफेक्ट, बोलो, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किसके कारण? ड्यू टू सोलेनोइड। भाई सोलेनोइड के कारण तो है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो सिर्फ ये बचेगा। कितना है ये? ए टू बी बी डीएल और इज इक्वल्स टू क्या है? म्यू नॉट एल एंड आई। बात क्लियर है? अब देखो बी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये क्या बचेगा? ए टू बी डीएल म्यू नॉट इनटू एल एंड आई। अब एक बात देख के बताओ, डीएल जो है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, ये तो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट लेंथ बचेगी। ए से बी तक की जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है? एल। तो एल लिख दो इस सारी की जगह, समझ लो ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ जाएगा बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एल एंड आई। तो देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो सेंटर पे, सेंटर की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था कितना आया? म्यू नॉट इनटू एल इनटू आई। तो ये बस ये डेरिवेशन है आपका, ये क्या है? मीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड एट इट्स एक्सिस।
ठीक है ना, एक्सिस पे निकालते हैं। बाकी 12th में तो एक्सिस पे ही है, बाकी एज पे निकाल देते हैं। एज है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, एंड्स कह सकते हो, है ना। ये फर्स्ट एंड है और ये क्या है, सेकंड है। तो एंड्स पे भी निकालने के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप देख लेंगे ये क्या है, एक्सिस पर है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख देना, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड एट इट्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो चारों, इन दोनों के लिए तो जीरो हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत दूर हो सकता है। तो हाँ, इसका मतलब क्या आ जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, और ए टू बी जो लेंथ है वो आपने कितनी मान रखी है, एल। तो एल से एल कैंसिल होके आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, 2 एप्लीकेशन मैंने इसके करा दिए, एक और एप्लीकेशन इसका बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।